गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हम इस चैप्टर को विस्तार से पढ़कर नहीं, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन क्वेश्चंस के अलावा बीच से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए जो मैं आपको विस्तार से समझाती जाऊँगी। पहला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और एग्जाम्पल है इसका, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यानी कि एक खेत है, बड़े पैमाने का है, बड़े लेवल पे खेत है, उस पे हमने गेहूं के पौधे उगाए। गेहूं के पौधे उगाने के पश्चात उन पौधों को बड़े पैमाने पे ही हम गेहूं की फसल का नाम दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, फसलों की कितने भागों में बांटा गया? फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसका समय अवधि रहती है जून टू सितंबर, इसे खरीफ की फसल कहते हैं। और एग्जाम्पल है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा आदि। यहाँ हम बाजरा भी लिख देते हैं, साथ में हम इसको एक ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं। खरीफ की फसल में 3 अक्षर है और बाजरा में भी 3 अक्षर है, इसीलिए हम बाजरे के साथ में बोई जाने वाली सारी फसलों को हम इसी हिसाब से याद रख सकते हैं कि ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। और फिर है रबी की फसल, वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। अक्टूबर इसकी समयावधि होती है अक्टूबर टू मार्च, रबी की फसल कहलाती है। एग्जाम्पल है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। यानी इसको रबी की फसल में 2 अक्षर है, गेहूं में 2 अक्षर है, इसी हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि गेहूं की फसल में 2 अक्षर, रबी की फसल में 2 अक्षर आ गए, तो गेहूं के साथ बोई जाने वाली फसलें सारी की सारी फसलें आएगी किसके अंतर्गत? रबी की फसल के अंतर्गत। और ज़्यादातर मुख्य रूप से तो हम 2 ही फसलें बढ़ते हैं, रबी की और खरीफ की, लेकिन तीसरी भी होती है जायद की फसल। जायद की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। एग्जाम्पल है दालें और सब्जियां, जिसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि पद्धतियाँ के नाम बताइए। यानी कृषि के अंतर्गत हम कौन कौन सी किस किस स्टेप से हम तैयारी करते हैं, किस हिसाब से हम अपने खेत को तैयार करते हैं। पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, फिर भंडारण हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की क्रिया को जुताई कहा जाता है। मिट्टी को यानी ओला पोला करना, जैसे हम ट्रैक्टर की सहायता से कर सकते हैं। पहले वाले ज़माने में तो हाथ से ऊँट की सहायता, बैलों की सहायता से करते थे, लेकिन अब भी मशीनीकरण के कारण हम ट्रैक्टर से करते हैं। इसके उदाहरण है हल, कुदाली, कल्टीवेटर। हल एक पुराने ज़माने का यंत्र है जो आज के ज़माने में यूज नहीं किया जाता है। कुदाली भी हाथ से संचालित होता है, लेकिन ये भी कम ही उपयोग में लिया जाता है। अगला है कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है, इसमें समय की बचत भी होती है। अगला क्वेश्चन है, फाल किसे कहते हैं? हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। यह हल का ही एक मुख्य पार्ट है, जिसे हम परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं, ये भी हल का ही पार्ट है। और अगला क्वेश्चन है, किसानों को बुआई हेतु कैसे बीजों का चयन करना चाहिए? किसानों को बुआई हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए, जो कि प्रमाणित बीज हो, और टैग सही देखे लाना चाहिए हमें, अन्यथा उचित फसल प्राप्त नहीं होगी। बुआई करते समय बीजों में समान दूरी व गहराई बनाए रखने हेतु कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है? ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल। इसके द्वारा हम निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर रख सकते हैं, ताकि हमें अच्छी फसल और बीजों का अंकुरण अच्छी तरीके से हो सके। अगला क्वेश्चन है, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं?
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में यानी मिट्टी की उर्वरता जब नष्ट हो जाती है ना, या तो हम खाद देते हैं या उर्वरक देते हैं, लेकिन खाद ज़्यादा बेस्ट रहती है उर्वरक से फसल तो अच्छी होती है, लेकिन 2-3 साल या 10 साल या बाद में हमारी मिट्टी बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, खाद देना किसे कहते हैं? फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस स्थिति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद व उर्वरक के उदाहरण बताइए। खाद के एग्जाम्पल है गोबर की खाद व हरी खाद। गोबर की खाद जो हमें पशुओं से प्राप्त होती है, हरी खाद जो हमें वनस्पति द्वारा प्राप्त होती है, ये भी एक अच्छी खाद है। उर्वरक के एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके को याद रख सकते हैं हम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के रूप में। अब पढ़ेंगे हम खाद व उर्वरक में अंतर। खाद व उर्वरक में अंतर। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि एनपीके प्रचुरता में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद के लाभ लिखो। इसके मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जैसे कि जल देना, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पे, ऐसे नहीं कि आज हमने सिंचाई की, कल भी कर दी, परसों भी कर दी। हमें एक समय अवधि का, समय का ध्यान रखना कि पौधे लगाते समय तो हमें सिंचाई करनी चाहिए शाम के समय। और अगर हम लंबे समय तक जैसे गेहूं की फसल के लिए करते हैं तो हमें कुछ सिंचाइयाँ निश्चित करनी पड़ती है। जैसे 6 सिंचाइयाँ करनी होती है। पहली सिंचाई कब करनी है, दूसरी सिंचाई कब करनी है, इसी हिसाब से हम सिंचाइयाँ करते हैं। सिंचाई के स्रोत देखते हैं कि हम सिंचाई किन किन से कर सकते हैं। कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है कि हम किन किन तरीक़ों से पहले सिंचाई किया करते थे, लेकिन ये पारंपरिक तरीके हैं, ये आधुनिक तरीके में नहीं आते हैं। मोट का दूसरा नाम गिरनी है। यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है। गिरनी भी आपको याद रखना है। मोट का दूसरा नाम चेन पंप, डेकली, रहट, उत्तोलक। रहट का दूसरा नाम क्या है? उत्तोलक। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की आधुनिक विधियां बताइए। सिंचाई की आधुनिक 2 विधियां हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र को इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र को ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र को बूंद बूंद विधि के नाम से भी जाना जाता है। ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग हम सामान्यतः फल वृक्षों में करते हैं ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। छिड़काव तंत्र हम ढलानी क्षेत्रों में उपयोग करते हैं जिससे कि पानी सारे पौधों को मिल सके, और छिड़काव तंत्र की अपेक्षा ड्रिप तंत्र ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराई किसे कहते हैं? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी खरपतवार जैसे हम सामान्य भाषा या मारवाड़ी भाषा में बोले तो उसे निनाण कहते हैं। जैसे कि हम करते हैं उसे पौधे के सहारे या उनके आसपास की ज़मीन में जो भी घास, सामान्य भाषा में घास बोल देंगे, वो उपाड़ने की क्रिया को ही निराई कहते हैं। खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। एग्जाम्पल है 2,4-D। जैसे कि रसायनों का, यानी कि पहले निराई करते थे, अब निराई करने के लिए या तो समय नहीं रहता है, या बारिश के मौसम में अगर हमें करना हो या ज़्यादा खरपतवार हो गया है, हम इसकी निराई अच्छी तरीके से ये टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो हम खरपतवारों का उपयोग कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है 2,4-D। कटाई किसे कहते हैं? फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के सिम्टम्स
समय फसल में सूखने के दिख जाते हैं तो हम कटाई करने लग जाते हैं। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। कटाई करने के लिए हम एक हार्वेस्टर नामक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल के से बीजों तथा दानों को भूसे से अलग करना, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल तो हम थ्रेशिंग यानी मशीन के रूप में इस मशीन से हम इसको दानों को निकाल सकते हैं, लेकिन पहले कूट करके निकालते हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित बहुत से ऐसे यंत्र आ चुके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। और कंबाइन भी इसी में आता है जो बड़े क्षेत्र के लिए काम में लिया जाता है। नोट के रूप में हम देखेंगे, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर वे अलग करते हैं। और बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है? साइलो व भंडार गृहों में। पशुपालन किसे कहते हैं? घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन किसे कहते हैं? जब हम फार्म बना लेते हैं, उसमें हमारे लगभग जितनी की हमें आवश्यकता होती है उतने पशुओं को हम पालते हैं, उसे ही पशुपालन कहते हैं। और दोस्तों, जो भी आपके समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।